What's up, everyone? Welcome to new Pathshala. So, after a huge demand, I am again back with another video on subject code BPSC 102. So, start करते हैं with the first question without any delay. Before starting, do like and subscribe my channel for similar content, similar videos and updates. सो इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि जो हमारे भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को। अब इसको इस इंट्रोडक्शन को आप और शॉर्ट करके भी लिख सकते हो। मैंने थोड़ा हर जगह पे मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं, जिससे जब आप एग्जाम हॉल में बैठो एग्जाम देने, तो आपको मेरी बातें जो है उस टाइम पे रिमेम्बर हो, तो आप जो है अच्छा आंसर लिख पाओ। बिकॉज एक स्ट्रक्चर आंसर ही जो इग्नू का एग्जामिनर है, जो चेकर है, वो डिमांड करता है। जितना मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है, अगर आप बना के लिखोगे तो हो सकता है आप पास हो जाओ, आपके जो है अबव एवरेज नंबर आ जाए, एवरेज नंबर आ जाए। बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, मान लो अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है और आपको एटलीस्ट 70 के अराउंड स्कोर करना है, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैंने अभी तक देखे नहीं है नंबर मिलते हुए थियोरेटिकल सब्जेक्ट में। 70 प्लस अगर मुश्किल जाता है, अगर आपने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा तब जाता है। तो अगर आपको 70 के आसपास भी नंबर चाहिए ना, तो भी आपका आंसर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें इंट्रोडक्शन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है और कंक्लूजन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज हम ग्रेजुएशन लेवल पे आंसर्स लिख रहे हैं, ना कि स्कूल लेवल पे। सो इंट्रोडक्शन में आप डालोगे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो भारत का है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर प्रोवाइड करता है किसको? प्रेसिडेंट को। किस टाइप की सिचुएशन से डील करने के लिए? जब हमारे देश की सिक्योरिटी खतरे में हो, यूनिटी खतरे में हो, फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाए देश के अंदर, तब। अब इन्हीं पावर्स को हम कहते हैं इमरजेंसी पावर्स। कौन से पार्ट में है ये? 18 पार्ट में है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। कौन से आर्टिकल से लेके 352 टू 360। अब जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है, तो जो हमारी नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन की जो अरेंजमेंट है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं कि जो सेंटर लेवल पे गवर्नमेंट है, मान लो भी सेंटर में बीजेपी है, तो वो पावरफुल हो जाती है बहुत ज्यादा जब इमरजेंसी इंपोज हो जाती है। क्योंकि इमरजेंसी जैसी इंपोज होती है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जो पावर है, वो आ जाती है सीधा सेंटर के हाथ में, और स्टेट कम पड़ जाती है कमजोर। ठीक है, स्टेट भी कमजोर पड़ जाती है, जो ऑपोजिशन है वो भी कमजोर पड़ जाता है। अब क्यों पड़ जाता है वो हम विस्तार से जानेंगे आज। पहली इमरजेंसी है हमारी नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को तभी इम्पोज किया जा सकता है जब हमारे भारत देश की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में हो, या हमारा किसी अदर कंट्री से युद्ध हो रहा हो, या इंटरनली हमारे देश में दंगे फसाद चल रहे हो, तब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की जाती है। इफेक्ट्स क्या होता है इसका कि अब पार्लियामेंट के पास ये पावर हो जाती है कि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उस पर पार्लियामेंट क्या बना सकता है? रूल बना सकता है। स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट का मतलब क्या है? 3 टाइप की लिस्ट होती है, ये भी आपके सिलेबस में है इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो, एक तो होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन कह लो या सेंटर कह लो, जहां पे सेंटर कानून बनाती है। फिर आती है स्टेट लिस्ट, जहां पे स्टेट कानून बनाती है। फिर एक तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट। लिस्ट के अंदर क्या होता है? वो सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों मिलके क्या करते हैं? कानून बना सकते हैं या सुधार डेवलपमेंट ला सकते हैं। समझ गए? 3 टाइप की लिस्ट होती हैं, जिसमें पावर बटी हुई है सेंटर की और स्टेट की। अब जब भाई नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि भाई जिस जिस जगह पे कानून सिर्फ हमारी स्टेट बना सकती है, वहां पे भी अब पार्लियामेंट क्या कर सकता है? पार्लियामेंट क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर इंक्रीज कंसिडरेबली। सेंटर की जो पावर है, जैसे मैंने बताया, अथॉरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है इमरजेंसी के टाइम पे। कुछ फंडामेंटल राइट्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। बट यहाँ पे एक क्या है? मेजर एक्सेप्शन है। जैसे राइट टू लाइफ, ये जो मेजर फंडामेंटल राइट्स है ना, इनको कर्टेल नहीं कर सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह इन सबको कर्टेल कर दिया जाता है, बट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव, वो कर्टेल नहीं होता, वो सस्पेंड नहीं होता बेसिकली। नेक्स्ट, फेडरल सिस्टम अज्यूम कर लेता है यूनिटरी कैरेक्टर। यूनिटरी कैरेक्टर का मतलब क्या है? जहां पे सुप्रीम पावर जो है सेंटर के पास आ गई है। जो डिवीजन है इंडिया के अंदर पावर का, सेंटर, स्टेट, लोकल लेवल पे, वो डिवीजन जो है कहीं ना कहीं ब्लर हो जाता है जब इमरजेंसी इंपोज होती है। अब सेंटर क्या बोल के जो है ये सारी चीजें कर रहा होता है? सेंटर ये बोल के ये सारी चीजें कर रहा होता है कि भाई हमें अपने देश की जो सिक्योरिटी है वो बचानी है, तो हमें ऐसे ही एक्ट करना पड़ेगा। अब इंडिया के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है, ये एग्जांपल आपको इंक्लूड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1962 में लगी थी। 1962 में किसके साथ वॉर हुआ था इंडिया का?
ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। 97 में वॉर हुआ था हमारा बांग्लादेश के साथ, जब हम बांग्लादेश एक डिफरेंट डिफरेंट नहीं सेपरेट कंट्री बना पाकिस्तान से, तो उस टाइम पे 1971 में भी इम्पोज की गई थी नेशनल इमरजेंसी। 1975 में किसने लगाई? इंदिरा गांधी जी ने लगाई, ठीक है, इमरजेंसी। सेकेंड, स्टेट इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल कहाँ पे इम्पोज होता है? तो प्रेसिडेंट रूल वहां पे इम्पोज होता है जब स्टेट लेवल पे, मान लो अगर अभी हम यूपी में रह रहे हैं, तो अगर यूपी की जो करंट गवर्नमेंट है वो बीजेपी है, अगर जो योगी जी हैं वो अगर हमारे उत्तर प्रदेश को सही से नहीं रन कर पा रहे हैं, या सेंटर को ऐसा लग रहा है कि भाई स्टेट अपना काम सही से नहीं कर रही है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? इम्पोज हो जाता है। अब हम अपोजिशन वाले इससे ज्यादा समझेंगे, क्योंकि ये तो सिमिलर पार्टी हो गई, बीजेपी सेंटर में है और यूपी में बीजेपी है। किसी और जगह से समझते हैं, जैसे कि अदर स्टेट से। पंजाब में क्या है? आम आदमी पार्टी का रूल है। तो पंजाब में अगर मान लो आगे चल के दंगे फसाद होते हैं, या कोई भी ऐसी स्थिति बनती है जिससे सेंटर को लगता है कि जो पंजाब के जो सीएम है भगवत मान, वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, या डील नहीं कर पा रहे हैं वो लोगों से, और जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा वर्स होती जा रही है, जैसे हमने मणिपुर वगैरह में भी देखा, जिस टाइम पे दंगे हुए थे तो प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज कर दिया गया था वहां पे चीजों को संभालने के लिए। सो आर्टिकल 356 बात करता है प्रेसिडेंट रूल, जहां पे जो करंट गवर्नमेंट होगी स्टेट की, उसको डिसमिस कर दिया जाता है। पार्लियामेंट अज्यूम लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट, यानी कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर है, यानी स्टेट के अंदर भी विधानसभा होती है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो स्टेट रिलेटेड कानून वगैरह बनाती है, तो उसकी पावर भी पार्लियामेंट के पास चली जाती है। और गवर्नर, जो गवर्नर एक्ट करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि भाई देखो प्रेसिडेंट तो डायरेक्ट जाके वहां पे रूल करेंगे नहीं ना, तो गवर्नर की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाती है, और जो भी मतलब चीजें डिसीजन लेने हैं वो गवर्नर लेगा, बट किसके एडवाइस पे, किसके बिहाफ पे? प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। अब यहाँ पे इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ज्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस इमरजेंसी का यूज करती है अपोजिशन रूल स्टेट में ज्यादातर, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में आई नहीं है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है जब देश की जो आर्थिक स्थिति है वो खराब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रीडिफाइन द रोल ऑफ प्रेसिडेंट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कैसे प्रेसिडेंट के रोल को रीडिफाइन करता है? सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? हेड है यूनियन के, और हाईएस्ट ऑफिस ऑक्यूपाई करते हैं कंट्री के अंदर। हमेशा याद रखना कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट के हेड। प्रेसिडेंट क्या है? हमारे स्टेट के हेड। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ज्यादातर, क्या प्रेसिडेंट का क्या काम होता है? सबसे मेन काम क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना। तो प्रेसिडेंट अपनी पावर का यूज करते हुए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर प्राइम मिनिस्टर को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। ओके, बट जब 42nd अमेंडमेंट आया उसके बाद इसमें ये प्रावधान आ गया कि जब प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस लेना उन्हें नेसेसरी है, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी चला के किसी को भी प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पे अपॉइंट कर देंगे, नहीं। उन्हें हमेशा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ही एक्ट करना पड़ेगा, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जिसको भी लेकिन मेजोरिटी होगी उसी को ही प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करेंगे, अपनी मनमानी वो नहीं चला सकते। सो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट वॉज अबाउट टू एक्सेप्ट मिनिस्ट्रियल एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर और फंक्शन बताओ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज वी ऑल नो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है हमारे देश के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का काम क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको गार्ड करना, एंड जो लॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको इंटरप्रेट करना। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रोल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कस्टोडियन का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, लॉज हैं, उनको वो क्या करती है? इंटरप्रेट करने का काम करती है। अब सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये भी प्ले करती है कि जब भी गवर्नमेंट जो है कोई भी लॉज बनाए, कोई भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही है, तो वो सारे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिए हुए हैं, प्रोविजंस दिए हुए हैं, उनके अनुसार हो, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी चीजें ना हो, ये इंश्योर करने का काम करती है सुप्रीम कोर्ट।
अब अदर हम रोल देखें तो फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना लोगों के, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस बनाए रखना, और रूल ऑफ लॉ कि सभी लोग क्या है, एक समान है कॉन्स्टिट्यूशन की नजरों में, कानून की नजरों में, उस चीज को इम्प्लीमेंट करना। सेकेंड, जुडिशियल पावर। अब जुडिशियल पावर देख लेते हैं, तो पहला आता है ओरिजिनल जुडिक्शन, आर्टिकल 131 के अंदर, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास एक इंपॉर्टेंट पावर है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई भी झगड़ा होगा तो कौन निपटाएगा, जुडिशरी। ठीक है, अगर दो और उससे ज्यादा स्टेट के बीच में, मान लो यूपी बिहार कर्नाटक के बीच में, मान लो यूपी बिहार झारखंड के बीच में कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो उसको भी रिजोल्व कराएगी हमारी जुडिशरी। थर्ड, रिट जुडिक्शन। रिट जुडिक्शन की पावर है जहां पे फंडामेंटल राइट्स के लिए जब हम अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप की रिट्स जो है इशू कर सकता है, जिसको हम लेटर ऑन डिटेल में भी देखेंगे। पहली है हेबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्जरी एंड क्यू रेंटो। इसीलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको आप जरूर लिख के आना, ठीक है, काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट, एपीलिएट जुडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, चाहे वो सारे जो लेवल की जो अपील्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती हैं, चाहे वो हाई कोर्ट की हो, चाहे वो ट्राइब्यूनल्स हो, चाहे वो स्पेशल कोर्ट्स की हो। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, यूनिफॉर्मिटी इन लॉ अक्रॉस इंडिया, कि अगर हमारी जो सुनवाई है, मान लो अगर हाई कोर्ट में हमारा केस चल रहा था और हमें लगता है कि हमें न्याय नहीं मिला, तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ओके, फिर एडवाइजरी जुडिक्शन, जहां पे ये आता है प्रेसिडेंट के एरिया में, कि अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा लेना चाहिए, लीगल लीगल जो फेज है उसके अंदर, कि अगर लीगली उन्हें कुछ लग रहा है तो सलाह मशवरा सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। सिक्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एडवाइस नॉट बाइंडिंग। इसका मतलब ये है कि अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी है वो उसको माने या ना माने। ठीक है। सिक्स इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू की पावर हमारी जुडिशरी के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है मेनली, कि सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ बनाए गए हैं सरकार द्वारा उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, नल एंड वॉइड। अगर वो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। रिव्यू एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी जितने भी हमारे एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर हुए, प्रेसिडेंट हुए, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर जितने भी मिनिस्टर ऑफिशियल्स आते हैं, उनके जो एक्शंस हैं उनको रिव्यू करना भी हमारे सुप्रीम कोर्ट का काम है, कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के फ्लो में काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट तो काम नहीं कर रहे हैं। जो करप्शन वगैरह होता है सबके केसेस कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। 7, गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी सुप्रीम कोर्ट का है। 8, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे जितने भी केसेस जाते हैं उनको प्रॉपर जो है रिकॉर्ड करके रखा जाता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। जैसे कि हम बहुत सारे केसेस देखते हैं ना, कि कुछ डिसीजन पहले लिए गए, उसके बाद जब आने वाले केस आए तो उसमें उसी डिसीजन को देखा जाता है कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। जैसे केशवानंद भारती केस आया और उससे पहले भी केस हो रखा था, तो केशवानंद भारती केस में कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बोली हुई बात को दोबारा चेंज किया, और जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, था फंडामेंटल राइट, उसको हटाया। 9, supervisory and administrative functions. The court also supervise functioning of lower court, frame rule for court procedure, यानी कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए रूल्स भी बनाता है, जिससे जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, रिट्स बताओ। आर्टिकल 32 के अंदर आती है, इनका काम क्या है, प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो मैंने बताया ना कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो उसके अगेंस्ट ही ये इशू की जाती है बाय सुप्रीम कोर्ट। तो पहली रिट है हैबेस कॉर्पस, टू प्रोड्यूस द बॉडी, यानी कि इसका मतलब क्या है, यू मे हैव द बॉडी। एग्जाम्पल से समझेंगे, मान लो अगर एक पर्सन को इलीगली डिटेन कर लिया जाता है बिना किसी वारंट के, शक के नजरिए से, तो उस टाइम पे अगर मान लो मुझे डिटेन कर लिया गया है, ठीक है, हो ना भगवान ऐसा करे, और अगर मुझे डिटेन कर लिया गया है इलीगली, किसी ने कंप्लेन करी और उसके पास प्रूफ भी नहीं थे, स्टिल मुझे डिटेन कर लिया गया, और उसके बाद मेरे अगर घर वाले कोई चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई मुझको जो है इलीगली डिटेन कर लिया गया है, ठीक है, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है, फाइल है, वो केस फाइल कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट इशू करती है हैबेस कॉर्पस, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि भाई जो डिटेन पर्सन है उसको कोर्ट में लाया जाए,
ठीक है। और अगर वहां पे कोर्ट में प्रूफ हो गया कि मुझको इलीगली डिटेन किया गया था, तो मुझे रिलीज किया जाएगा इमीडिएटली, एज वेल एज जिसने मुझे डिटेन किया है उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है। क्योंकि यहाँ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रूल है कि अगर आप किसी को भी आपने डिटेन किया, पुलिस ने, है ना, कॉप्स का काम है ये, पुलिस ने डिटेन किया तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में जो है पेशी होती है उस इंसान की। अगर पेशी नहीं हुई देन फिर क्या होगा, पुलिस पर बात आ जाती है कि आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस क्यों फॉलो नहीं कर रहे हो। सेकंड, मैंडेमस वी कमांड। पर्पस क्या है इसका, कि पब्लिक ऑफिशियल गवर्नमेंट अथॉरिटी जो अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि भाई ये तो बेफालतू में चक्कर कटवा रहे हैं, होता है ना गवर्नमेंट काम में कि इधर चले जाओ, वो वाले ऑफिस में होगा, ये वाले ऑफिस में होगा, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं मैंडेमस के थ्रू। जहां पर अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो फ्री चीज है उसके पैसे चार्ज करे, ठीक है, या आपको मना कर दे कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो ये सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा, देन आप कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो और कोर्ट जो है मैंडेमस इशू करती है और उस पर्सन की जो पोजीशन है वो उससे छीन ली जाती है। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन, स्टॉप लोअर कोर्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि लोअर कोर्ट जो है अगर उन एरियाज पर अपना डिसीजन दे दें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं या हाई कोर्ट के अंदर आते हैं, तो उस टाइम पे प्रोहिबिशन जो है लागू किया जाता है टू लोअर कोर्ट, जिससे जो उनकी पावर है उसको लिमिट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं अपना कोई केस लेके लोअर कोर्ट में गई और लोअर कोर्ट के पास वो अधिकार ही नहीं है कि वो उस केस के ऊपर सुनवाई करें, और उन्होंने डिसीजन दे दिया, ठीक है, और मुझे वो डिसीजन समझ में नहीं आया या मुझे वो डिसीजन के मैं अगेंस्ट हूँ, मुझे लगा कि मुझे न्याय नहीं मिला और मैं हाई कोर्ट चली गई, तो हाई कोर्ट बोलेगा कि ये एरिया तो मेरे अंदर आता है, मैं इस पे जो है मेरा काम है इस पे न्याय देना, ना कि लोअर कोर्ट का, तो उस टाइम पे प्रोहिबिशन को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है, जिससे लोअर कोर्ट्स जो है अपनी पावर का एक्सेसिव यूज ना कर पाए। फोर्थ इज सर्जरी। सर्जरी का मतलब है टू बी सर्टिफाइड और ट्रांसफॉर्म। अब समझते हैं इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू। इफ अ ट्राइब्यूनल गिव्स एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट कैन कैंसल इट। मान लो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके किसी भी ट्राइब्यूनल ने, लोअर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी अगर कोई जजमेंट दे दी तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रॉपर्ली कैंसिल कर सकता है। क्वैश, कैंसिल करना इलीगल ऑर्डर को। कोवरंटो, कोवरंटो का मतलब होता है बाय वॉट अथॉरिटी। तो इस पे क्या होता है, मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर बना एंड उस पे वो एलिजिबल, ओ माय गॉड, एलिजिबिलिटी नहीं है, होता है ना बहुत लोग करप्शन से पैसे देके बन जाते हैं, तो वो एलिजिबल ही नहीं है उस जगह के लिए जहां पे वो बैठा हुआ है, एंड अगर आप ये प्रूफ कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में, देन सुप्रीम कोर्ट को वारंटो इशू करती है उस पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ एंड उसको रिमूव किया जाता है उसकी पोजीशन से। पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शन और पावर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया क्या है, एक सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, जो कि कॉमन जनता को रिप्रेजेंट करती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कानून बनाने में, गवर्नेंस में और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करने में। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लॉज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। लॉज बनाता कौन है, पार्लियामेंट के अंदर लॉज बनते हैं, एंड उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है हमारे पार्लियामेंट की, पहला तो फंक्शन की देश के लिए, देश हित के लिए जितने भी कानून है वो कहाँ बनते हैं, पार्लियामेंट में बनते हैं। और पार्लियामेंट कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकता है, यूनियन लिस्ट जो सेंटर के अंदर आते हैं, सेंटर की पावर, एंड कंकरेंट लिस्ट जो सेंटर और स्टेट दोनों जहां पे मिलके कानून बनाती हैं। सेकंड, इट कैन ऑल्सो मेक रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वो होते हैं जो ना ही सेंटर के एरिया में आते हैं, ना ही यूनियन लिस्ट में आते हैं, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में। मान लो जैसे अभी एआई आ गया है ना, मान लो इन फ्यूचर जाके एआई बहुत ही ज्यादा डोमिनेट हो जाए और मिसयूज करने लगे अपनी पावर का, जैसे कि हो भी रहा है, जो डीफेक वीडियोस बन रहे हैं, फोटोज बन रहे हैं, या साइबर क्राइम्स हम देख रहे हैं। जैसे अभी एक केस फेमस हुआ ना कि फिंगर से उसने सेल्फी ली हुई थी और फिंगर से उसका जो बैंक अकाउंट खाली कर दिया एआई की हेल्प से। सो ये सब केसेस जो फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सब आ जाती है एसटीडी सब्जेक्ट के अंदर, जहां पे लेजिस्लेटिव पावर है किसके पास, पार्लियामेंट के पास, कि उस पर लॉज बना सकता है। मान लो एआई की पावर को कम करने के लिए रूल्स जो है पार्लियामेंट बना सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट पास करता है वो लॉ तभी बनता है जब उसपे प्रेसिडेंट अपनी मंजूरी दे दे। सेकंड, फाइनेंशियल पावर क्या है, तो पार्लियामेंट कंट्रोल नेशनल फाइनेंस,
फाइनेंस रिलेटेड जितनी चीजें हैं, फाइनेंस रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो पार्लियामेंट कंट्रोल करता है, चाहे वो यूनियन बजट को अप्रूव करना हो। हर साल जो गवर्नमेंट है वो अपना बजट बताती है ना, जो भी करंट गवर्नमेंट है वो अपना बजट बताती है कि हम इतना खर्चा करने वाले हैं। निर्मला सीतारमन आती है ना प्रॉपर पेजेस लेके, और वो सुनाती है मार्च के टाइम में। तो वो फाइनेंशियल पावर भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। कंट्रोल टैक्सेशन एक्सपेंडिचर, कहाँ पे कितना टैक्स लगेगा, कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, वो सारी चीजें भी पार्लियामेंट कंट्रोल करता है। एंड कोई भी टैक्स किसी भी चीज पे लगाया जा सकता है विदाउट पार्लियामेंट अप्रूव। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को चेक करना फाइनेंशियल कमिटीज के थ्रू। मान लो कभी ऐसा लगा कि इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट ने जो पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, वो ज्यादा था और उसका आउटकम इतना नहीं लगा, तो जो बीच में करप्शन हुआ उसको जानने के लिए फाइनेंस कमिटीज भी बैठाई जाती हैं। थर्ड, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू लोकसभा। दो हाउस होते हैं हमारे इंडिया में, पार्लियामेंट के बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। तो जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं अपनी कामों के लिए, किसको? लोकसभा को। अब कैसे अकाउंटेबल होते हैं? तो यहाँ पे पार्लियामेंट का जब भी सेशन होता है तो उसमें क्वेश्चन आर होता है, जीरो आर होता है, एडजमेंट मोशन होता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और सेंसर मोशन होता है, जिससे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर है उनकी पावर को लिमिट किया जाए, एज वेल एज जो भी वो काम कर रहे हैं उनकी मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें जो गलतियां हैं उस पे जो ऑपोजिशन है वो क्वेश्चन उठाता है। क्वेश्चन आर के अंदर, जीरो आर के अंदर, एडजमेंट मोशन के अंदर भी। नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लगाया जाता है, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया बाई चांस पार्लियामेंट के अंदर, जो करंट गवर्नमेंट है वो अपनी मेजोरिटी जो सपोर्ट है वो खो देती है। क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब तभी पास होता है जब सदन के सदस्य जो है करंट गवर्नमेंट से नाखुश होते हैं। देखो, कोई भी सरकार जब बनती है वो अकेले मेजोरिटी से नहीं आती। जैसे अभी करंट जो मोदी जी की सरकार है वो भी एनडीए सेकंड के अलायंस के अंदर है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर है, जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां हैं जो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। मान लो अगर वो छोटी छोटी पार्टियां अपना सपोर्ट खींच लेंगी बीजेपी से, तो क्या बीजेपी काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। तो ऐसे ही अगर सदन के अंदर वो पार्टियां बीजेपी से सपोर्ट खींच ले, अपना नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तो जो करंट सरकार है वो गिर जाती है और फ्रेश इलेक्शंस होते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शन। तो पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेट करता है इंपॉर्टेंट पोस्ट के इलेक्शंस में, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो गया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। फिफ्थ, कॉन्स्टिट्यूट पावर क्या है? पार्लियामेंट के पास सबसे बड़ी पावर यही है कि जो हमारा संविधान है उसको क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। ठीक है, उसमें एडिशन भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। हालांकि हमारा जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे बहुत बड़ी मेजोरिटी की जरूरत होती है। जब मेजोरिटी होगी तभी हम चेंजेस ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते। फिक्स जुडिशियल फंक्शन, जुडिशरी की फंक्शन क्या है पार्लियामेंट में? कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो भी पार्लियामेंट कर सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई प्रेसिडेंट हुआ नहीं है जिसका इम्पीचमेंट हुआ हो। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, हाई कोर्ट के जज को भी रिमूव किया जा सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है अगर मेजोरिटी पास आउट हो जाती है। वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल। पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की जो जो सदन होता है, अगर उसमें कोई ऐसी एक्टिविटी की जाती है जो पार्लियामेंट के एनवायरमेंट को ब्रीच कर रही है, तो उसके लिए भी पनिशमेंट तय करना भी पार्लियामेंट का काम है। 7, डिलिबरेटिव फंक्शन, डिस्कशन एंड डिबेट। तो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। पब्लिक ओपिनियन, जनता क्या डिमांड रख रही है उसको भी, एज वेल एज ये एक मेजर प्लेटफॉर्म है जो सर्व करता है अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने में। अपोजिशन को क्रिटिसाइज करने में नहीं, सॉरी मैंने वर्ड्स गलत यूज कर ली, जहां पे अपोजिशन क्रिटिसाइज कर सकता है करंट गवर्नमेंट को। यहाँ पे मैंने करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। लेटर ऑन जो बच गए हैं क्वेश्चंस उनको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। एंड आई एम अश्योरिंग यू कि अगर आपने ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कर लिए, दीज आर इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। अगर आपने पहले से कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी आप पास कर जाओगे। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, वेल एंड गुड, तो ये आपके लिए एज अ बूस्टर काम करेंगे कि एड ऑन करना, कि कैसे आपको अपना स्ट्रक्चर आंसर लिखना है विद रेडी कंक्लूजन। कंक्लूजन भी मैंने साथ में हर जगह अटैच किया, और इतना बड़ा आंसर मैंने रखा ही नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया था कि 400 की वर्ड लिमिट है, उससे ज्यादा एक्सीड मेरी कोई भी आंसर में आपको जो कंटेंट है वो नहीं मिलेगा।
So thank you for watching the video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स एंड मिलते हैं पार्ट 3 में। देखिए कैसे रीडिफाइन किया है प्रेसिडेंट रोल को। तो पहला, उन्हें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी एडवाइस माननी पड़ेगी। दूसरा, इससे क्या होता है, पार्लियामेंट सिस्टम जो है स्ट्रेंथन होता है, जहां पर कोई भी एक पर्सन जो है उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, कि अथॉरिटी किसके पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। एंड प्रेसिडेंट हमेशा क्या रहेंगे, नॉमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव रहेंगे, यानी कि उनका रोल इतना डोमिनेंट नहीं है। थर्ड, स्ट्रेंथनिंग द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब इससे क्या है, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन काफी ज्यादा क्या बनती है, पावरफुल बनती है। हाँ, क्योंकि प्रेसिडेंट जो है हर जगह पे इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें हमेशा जो है एड एंड एडवाइस फॉलो करनी पड़ रही है। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं है कि जहां मर्जी चाहे वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, वो भी अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अपनी कैबिनेट है, उनसे ही एडवाइस पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट, लिमिटिंग इंडिपेंडेंट एक्शन। अब इससे क्या हो रहा है, मेन चीज कि प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, किसकी एडवाइस माननी पड़ेगी उन्हें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी पड़ेगी। अब इससे फंक्शनिंग जो है हमारी डेमोक्रेसी की भी स्ट्रांग होती है। क्यों, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट हुए हैं, इनडायरेक्टली। एवरीवन नोस कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो कॉमन जनता है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, बल्कि पीएम के जो इलेक्शन होते हैं वो, उसमें जो कॉमन जनता है वो पार्टिसिपेट करती है। ओके, तो इसीलिए डेमोक्रेसी कैसे पावर होती है कि जो अनइलेक्टेड हेड है स्टेट के, डिड नॉट इंटरफेयर विद द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो वो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, पीएम को, जिसको हमने चुना है, खुद जनता ने चुना है, ठीक है, तो उस चीज में जो है उसकी फंक्शनिंग के अंदर बाधा नहीं क्रिएट कर सकते। सिग्निफिकेंस क्या है इस अमेंडमेंट का, इस अमेंडमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की उसको क्लैरिफाई करता है। नेक्स्ट, जो प्रेसिडेंशियल डिस्क्रिप्शन है कि भाई पहले जैसे प्रेसिडेंट जो है अपने मन से, अपने इंडिविजुअल बेसिस पे अपने डिसीजन ले सकते थे, उस चीज को बाउंड करता है। कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिइंफोर्स करता है कि कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस जरूरी है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और कंफर्म द पार्लियामेंट्री नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। और जो पार्लियामेंट्री नेचर है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का, उसको बनाए रखता है। पार्लियामेंट्री नेचर क्या है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम का,